अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल AK स्पीक्स और आप देख रहे हैं डॉन एडिटोरियल्स विद उर्दू ट्रांसलेशन एंड एनालिसिस। आज है 23 जनवरी 2022 और आज के एडिटोरियल का जो टाइटल और टॉपिक है वो है मेडिको लीगल फ्लॉज। मेडिको लीगल बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर फिजिकल इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन की जाती है, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि जो भी इंजरी, डेथ या एक्सीडेंट हुआ है क्या वो नेचुरल था या फिर किसी उसके अंदर कोई क्रिमिनल एस्पेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं है। तो किस तरह ये मेडिको लीगल फ्लॉज जो हैं ये इंसाफ की फराहमी को मुतासिर करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि राइट टू फ्री ट्रायल जो है वो पाकिस्तान का आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का क्या कहता है। उसमें आपको राइट टू फ्री ट्रायल के अंदर कौन कौन सी एस्पेक्ट्स आ जाती हैं। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा एंड में कि पाकिस्तान के अंदर कितने टोटल पेंडिंग केसेस हैं जो अभी तक कोर्ट्स ने डिसाइड करने हैं। तो अभी हम एक एस्पेक्ट देख रहे हैं कि किस तरह मेडिको लीगल फ्लॉज जो हैं, जो खामियां हैं मेडिको लीगल प्रोसेस के अंदर, वो किस तरह हिंडर कर रही हैं इन द सस्पेंशन ऑफ जस्टिस के इंसाफ की फराहमी में। On Friday, a 13-page verdict authored by Justice Ali Zia Bajwa of Lahore High Court revealed a shocking fact about medical examiners that carry out medico-legal work. फ्राइडे जुम्मे के दिन 13 सफ़ात पे मुश्तमिल एक वर्डिक्ट, एक फ़ैसला सुनाया गया जस्टिस अली ज़िया बाजवा की तरफ से, जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। उन्होंने ये रिवील किया, जाहिर किया। शॉकिंग था बड़ा ये फ़ैसला ज्यूरी का कि उन्होंने इंकशाफ किया है मेडिकल एग्जामिनर्स के हवाले से कि वो किस तरह कैरी आउट करते हैं मेडिको लीगल प्रोसेस जो है वो कैसे करते हैं। इसके बारे में बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। देखते हैं वो क्या इंकशाफ है, क्या उन्होंने रिवील किया है। Few in the country would be unfamiliar with the term. बहुत कम लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा कि मेडिको लीगल प्रोसेस क्या होता है, बट इट बेयर्स रेपुटेशन नॉनदलेस। और इसके बाद जो है इसकी बहुत सारी रिपीट भी होता रहता है हमारे मुआशरे के अंदर, क्योंकि इस तरह के केसेस होते रहते हैं। द मेडिको लीगल प्रोसेस रेफर्स टू द फिजिकल एग्जामिनेशन एट मैंडेटेड हेल्थ फैसिलिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ अननेचुरल डेथ और इंजरी possibly involving criminality that could have legal repercussions। अच्छा, मेडिको लीगल प्रोसेस है, रेफर्स टू फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर, और जिसमें इस चीज़ का तयन किया जाता है कि कहीं ये जो डेथ है अननेचुरल तो नहीं है, या कोई ये जो इंजरी, ये ज़ख़म आए हैं वो पॉसिबली इन्वॉल्विंग क्रिमिनलिटी, के इनके अंदर ये जो चोट या ज़ख़म आए हैं या ये डेथ हुई है इसके अंदर कोई क्रिमिनलिटी तो नहीं है, कोई मुजरिमाना एस्पेक्ट तो शामिल नहीं है। दैट कुड हैव लीगल, क्योंकि अगर कोई क्रिमिनलिटी हुई होगी, कोई मुजरिमाना एस्पेक्ट होगी, तो फिर उसकी लीगल रिपरकशंस होती हैं, कानूनी उसके नताइज रद्द-ए-अमल होते हैं। फ्रॉम असॉल्ट, एक हमले से लेकर, टू एक्सीडेंट्स, आपके हादसों तक, या फिर टू सस्पेक्टेड होमिसाइड, या फिर जो है जो मशकूक होमिसाइड का मतलब होता है वो लोग द किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अनदर, जो मर्डरर होते हैं उन तक पहुंचने के लिए, या उनका पता लगाने के लिए कि उसके अंदर किसी का हाथ तो नहीं है, और किसी को ज़ख्मी करने में या कत्ल करने में। सो एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, या इनके दरमियान जो कुछ भी है उसको डिस्कस किया जाता है कि कहीं इसके अंदर मुजरिमाना एस्पेक्ट तो नहीं है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज मेडिकल एग्जामिनेशन दैट पुट्स ऑन अ रिकॉर्ड द विक्टिम्स इंजरीज। और इन सब चीज़ों में जब कभी कोई हादसा होता है, कोई ज़ख्मी होता है या किसी की डेथ हो जाती है, सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है वो होता है मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। इवन कि रेप केस के अंदर भी मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, जो 24 घंटे के अंदर एग्जामिन किया जाना चाहिए। और इससे क्या होता है कि आपका केस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो विक्टिम की जो इंजरीज़ होती हैं, मुतासर शख्स की जो इंजरीज़ होती हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है और पता लगाया जाता है कि इसके अंदर कोई क्रिमिनल एस्पेक्ट तो नहीं है। One would imagine then that medical examiners in this specific field would be well trained। और इससे हम लोग फिर ये अंदाज़ा लगाते होंगे, हम ये सोचते होंगे कि इस फील्ड के अंदर जो मेडिकल एग्जामिनर्स होंगे वो काफ़ी वेल ट्रेंड होंगे, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये सबसे पहले किसी भी इंजरी हादसे में एक
पहली और बड़ी बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन होती है, तो इसका जो अमला है वो वेल ट्रेंड होगा. बट इट सीम्स एज द ऑनरेबल जज ऑब्जर्व रेफरिंग टू डेटा प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, अ मेयर 10.4% 45% of medical examiners in Punjab meet the minimum qualification threshold that is mandatory before a person can embark upon medical legal work. और पर ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारे ऑनरेबल जज ने जब ये इस डेटा की तरफ रेफ़र किया है जिसमें कहा गया है कि सिर्फ 10.45% जो हैं, मतलब 10% मेडिकल एग्जामिनर्स जो हैं, जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है उसको मीट करते हैं. ये बहुत ही कम है, सिर्फ 10% एग्जामिनर्स हैं इस क्वालिफ़िकेशन जो मिनिमम रखा गया थ्रेशोल्ड उसको वो मीट करते हैं, ताकि ये इस मेडिको लीगल वर्क या टीम का हिस्सा बन सकें. तो बहुत ही कम लोगों का जो रेशो है जो इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं. Even worse, if that were possible, is how low the bar for qualification is. A 4-week practical training course. अच्छा, इससे फिर सब ख़तरनाक चीज़ ये भी है कि अगर ये पॉसिबल है कि उस क्राइटेरिया को पहुंच भी जाएं, तो हम ये देखते हैं वो क्राइटेरिया है क्या जिसको 10% जो मेडिकल एग्जामिनर्स हैं, जो लोग हैं, वो फॉलो करते हैं या पहुंचते हैं या मीट करते हैं. तो वो क्वालिफिकेशन है क्या, वो क्राइटेरिया क्या है? अ 4-week प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स. वो भी सिर्फ 4 हफ्ते का कोर्स है, और 4 हफ्ते का कोर्स है, और वो भी सिर्फ 10% लोग जो हैं उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं. तो ये बहुत बड़ा अलमिया है. अ मेडिको लीगल सिस्टम with 90% inexpert and unqualified medical examiners surely is not in consonance with the right to fair trial as guaranteed under Article 10A of the Constitution. और इस तरह का अगर 90% जो लोग हैं या मेडिकल एग्जामिनर्स अनारी हैं, ना तजुर्बाकार हैं और अनक्वालिफाइड हैं, उनके पास नेसेसरी स्किल्स भी नहीं हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं तो वो राइट टू फेयर ट्रायल कैसे इंश्योर करवा सकते हैं. मतलब ये उसके लिए मौजू नहीं है. और ये जो राइट टू फेयर ट्रायल है, मैं आपको एंड में बताऊंगा इसके अंदर कौन से फीचर्स हैं. इसमें आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट टू फेयर ट्रायल. तो वो उसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं जब 90% जो मेडिकल एग्जामिनर्स हैं, जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होते हैं, वो इनएक्सपर्ट हैं, अनक्वालिफाइड हैं. द जज ने जो है इसका इंकशाफ किया. दिस इज़ एज ही नोटेड एन अलार्मिंग सिचुएशन दैट मस्ट रिजल्ट इन मिसकैरेज ऑफ जस्टिस इन एन अनटोल्ड नंबर ऑफ केसेस एवरी डे. और जस्टिस ने ये भी इंकशाफ किया कि इस तरह की सिचुएशन है, बड़ी अलार्मिंग है, बड़ी ख़तरनाक है, और इससे जो है इंसाफ के जो मकासद हैं वो हासिल नहीं हो पाएंगे, और इससे क्या हो सकता है कि बेगुनाह लोगों को भी सज़ाएं हो सकती हैं. और बहुत ज़्यादा केसेस में, अनटोल्ड नंबर ऑफ केसेस, लातादाद केसेस के अंदर इस तरह हो सकता है कि जस्टिस का जो फरहमी है वो मुतासिर हो सकती है. द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट pivots of functional state and society, key to which is balanced and objective adjudication. और एक इंसाफ की फरहमी जो है वो इम्पॉर्टेंट पिलर है, पिवट है, और महवर है एक फंक्शनल सोसाइटी का या स्टेट का. तो उसके अंदर भी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, की टू विच इज़ बैलेंस्ड एंड ऑब्जेक्टिव एजुकेशन, के उसके अंदर एक मुतवाज़न और एक फ़ाइनल जो एजुकेशन जजमेंट है वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए. तो इंसाफ की फरहमी बिला तफरीक जो फरहमी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर या पिवट होता है एक फंक्शनल स्टेट या सोसाइटी के अंदर. पर वो मुमकिन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके जो मेडिको लीगल एक वन ऑफ द एस्पेक्ट जो है, जो फ्लॉ है, वो मेडिको लीगल एग्जामिनर्स के अंदर जो है कि वो क्वालिफाइड और स्किल्ड नहीं है. But such a process can remain only a pipe dream as long as even the most basic evidence gathering process deeply flawed and inexpertly conducted. और अगर आप ये सोचते हैं या चाहते हैं कि इस तरह जो जस्टिस
की फ़राहमी या इंसाफ की फ़राहमी मुमकिन हो, तो ये एक आप समझ लें कि पाइप ड्रीम है, मतलब अ ड्रीम आइडिया दैट इम्पॉसिबल टू अकम्प्लिश, के ऐसा ख्वाब जो कोई पूरा नहीं हो सकता एज लॉन्ग एज, तब तक जब तक कि आपका एविडेंस गैदरिंग जो प्रोसेस है ना, वो जब तक फ्लॉड और इनएक्सपर्टली कंडक्टेड होगा। अगर आप इसके अंदर एक्सपर्ट्स नहीं होंगे, या इसके लोग अंदर जो वर्कर्स हैं वो क्वालिफ़िकेशन जो क्राइटेरिया है वो मीट नहीं करेंगे, तो फिर ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इंसाफ की फराहमी को मुमकिन बनाना, क्योंकि ये एविडेंस गैदरिंग प्रोसेस ही इनिशियल प्रोसेस, और इसके अंदर ही अगर फ्लॉज और वीकनेसेस होंगी तो फिर फाइनल जो डिसीजन आएगा ऑब्वियसली वो उससे मुतासिर होगा। The equivalent data in other provinces needs urgent collation and the situation must be immediately rectified। और दूसरे सूबों के अंदर भी, क्योंकि पंजाब का डेटा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर यूनिट्स का या हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का, और बाकी प्रोविंसेस के अंदर भी इस तरह का डेटा कोलेशन, असेंबलिंग इन प्रॉपर वे के ख़ास तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाए और देखा जाए कि वहाँ पे मेडिको लीगल जो एग्जामिनर्स हैं वो क्या मिनिमम क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, या उनके क्वालिफ़िकेशन या उनके स्किल लेवल जो है कितना बेहतर है। नॉट ओनली मस्ट द करंट क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट्स बी स्ट्रिंजेंटली इम्प्लीमेंटेड, एस ना सिर्फ कि अभी जो मिनिमम करंट जो क्वालिफ़िकेशन है उनको मीट किया जाए सख्ती से, पर द क्वालिफ़िकेशन इट सेल्फ नीड्स रिवीजन, और इन क्वालिफ़िकेशन को रिवाइज़ किया जाए, क्योंकि ये जो 4 हफ्ते की ट्रेनिंग है ये इतनी ज़्यादा अच्छी या मौसर ट्रेनिंग नहीं हो सकती जिसके अंदर मेडिकल एग्जामिनर्स कुछ ज़्यादा स्किल्स हासिल कर सकें और एक्सपर्ट बन सकें। तो इसका या तो ड्यूरेशन बढ़ाया जाए ताकि उनके स्किल्स को भी इन्हेंस किया जाए। एज द जज रिकमेंडेड, जैसे जज ने रिकमेंड किया, विदाउट that there can be no hope of improvement in the justice system, और इसके अलावा फिर हमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती, एलिवेशन नज़र नहीं आती जस्टिस जुडिशल या हमारे जस्टिस सिस्टम के अंदर। अगर हम चाहते हैं कि जस्टिस सिस्टम इम्प्रूव हो तो फिर हमें मेडिको लीगल जो एस्पेक्ट है उसको बेहतर बनाना हो, उसके अंदर जो फ्लॉज हैं उनको ख़त्म करना होगा। तो मैं अब आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान के अंदर पहले आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, और उसके बाद फिर आई डिस्कस कि कितने नंबर ऑफ केसेस जो हैं पाकिस्तान के अंदर पेंडिंग है मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर। आर्टिकल 10A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है 1973 के फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता है, और इसमें ये देखें कि राइट टू फेयर ट्रायल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, और इन एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम अ पर्सन शेल बी इंटाइटल्ड टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस, के अगर किसी के ऊपर भी कोई चार्जेस हैं, क्रिमिनल चार्जेस हैं, और तो उसे एक ड्यू प्रोसेस या फेयर ट्रायल का राइट दिया जाएगा। और अगर किसी को डिटेन किया जाएगा या कन्फाइनमेंट के अंदर रखा जाएगा तो उसे बताया जाएगा कि उसे एजुकेट किया जाएगा कि उसे क्यों रखा गया है, क्यों गिरफ़्तार किया गया, और उसके बाद उसे एक्सेस होगी अपने काउंसलर तक या अपने वकील तक, और उसके अलावा फिर उसे 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स के अंदर जो है उसे जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो उसे कोई भी अगर कोई 24 घंटे के अंदर कोई जो भी अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस या कुछ और फोर्सेस हैं, वो 24 घंटे के अंदर अगर पेश नहीं करेंगी जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने, तो इसका मतलब ये है कि वो इलीगल कन्फाइनमेंट हो जाएगी। और जहाँ तक पेंडिंग केसेस का सवाल है, 22 जनवरी को आर्टिकल एक ओपिनियन एक आया था क्लियरिंग द बैकलॉग, उसमें ये इंकशाफ किया गया है। राइटर ने बताया है कि तकरीबन अकॉर्डिंग टू जियो टीवी देयर वर 51,138, मतलब 51,000 के करीब जो केसेस हैं पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एज ऑफ जून 2021, जून 2021 तक। Whereas this newspaper had reported that in the previous year, that is in May 2020, the number of pending cases stood 44,658, मतलब 44,000 थे 2020 में, और 21 में 51,000। और एज पर जियो टीवी केसेस हैं 21,59,655 cases were pending in various courts in Pakistan as of June 2021। तो अकॉर्डिंग टू एज पर जियो टीवी की जो रिपोर्ट है उन्होंने बताया है कि 21 लाख के करीब, तो 21.5 लाख के करीब जो हैं पेंडिंग केसेस हैं वेरियस कोर्ट्स इन पाकिस्तान। मुख्तलिफ जो कोर्ट्स हैं पाकिस्तान के उनके अंदर ये 2021 जून तक जो है
ये केसेस पेंडिंग हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने ज़्यादा केसेस हैं जिनको सॉल्व होना है। और सिविल के हवाले केसेस के हवाले से ये कहा जाता है कि एवरेज जो है लाइफ वो 20 to 25 ईयर्स तक जो है पाकिस्तान के अंदर चलता है। तो देर इज़ अ डायर नीड ऑफ जुडिशल इम्प्रूवमेंट, जुडिशल जो है उसके प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की बेहद ज़रूरत है पाकिस्तान में। So thank you very much and hope to see you tomorrow with another editorial. Good luck and have a good day ahead. Take care.